हाय गाइस, वेलकम टू वाइश आई एस। माय नेम इज़ ऋषि एंड इस वाले वीडियो में हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है गाइस, चैप्टर नंबर 5। ओके, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा था कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो क्यों स्टार्ट हुआ। मैंने बड़े सारे से रीजंस आपको बता रखे थे। ओके, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट मंगल पांडे वाला सीन, ठीक है, बैरकपुर एंड ऑल, जो भी मैंने बता रखा था पिछले वाले वीडियो में। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हुए थे। और मैंने ये भी बता रखा था कि इसमें बहादुर शाह जफ़र का क्या रोल रहा है, उनके पार्टिसिपेट करने से क्या क्या चीज़ें बिगड़ गई, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बता रखा था कि जो बहादुर शाह जफ़र थे उन्होंने मतलब एक लेटर लिखा था कि जितने भी ज़मींदार थे, जितने भी चीफ थे, नॉट ज़मींदार, जितने भी रूलर्स वगैरह थे कंट्री के, उन्होंने सबको एक लेटर लिखा था कि ठीक है, आप आइए, हम एक इंडियन स्टेट्स का ना एक कॉन्फेडरेसी बनाएंगे, उसके बाद हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे। ठीक है, जो उनका सिंगल स्टेप था ना, उसके बहुत ही ज़्यादा बड़े इम्प्लीकेशंस हुए थे। ठीक है, सिंपल सी अगर लैंग्वेज में कहूँ तो मुग़ल डायनेस्टी ने, अब क्योंकि ये तो थे ना रूलर उस टाइम पे, माना कि ब्रिटिशर्स ने इनको हटा दिया था, अपने पेंशन पे रखा था, बट स्टिल नाम तो चल रहा था ना कि हाँ मुग़ल डायनेस्टी थी, कोई अभी भी है। तो उसके बाद इन्होंने, सिंपल से अगर भाषा में कहूँ मैं, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज कर दिया। एंड ये बात ना बिल्कुल पसंद नहीं आई अंग्रेज़ों को। यू नो व्हाट, अगर हम किसी के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए करेज एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आपका लीडर इफेक्टिव ना हो। और जैसे ही इन्होंने ऐसा लेटर वेटर लिखा तो सिविलियंस को लगा कि हाँ अब ठीक है, अब जो मुगल एम्परर है वो हमारे साइड में है, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उनको क्या पता कि वो मुगल एम्परर चाहता ही नहीं है लड़ना। अब बहादुर शाह जफर थे, वो तो खुद नहीं चाहते थे ना। उनको तो मतलब जो प्रेशर था ना उनकी फैमिली की तरफ से, सिविलियंस की तरफ से, वो इमोशनल प्रेशर काइंड ऑफ, यू कैन से, मतलब प्रेशर मतलब ये नहीं कि आप नहीं करोगे तो आई विल किल यू, ऐसा वाला प्रेशर नहीं। थोड़ा सा इमोशनल प्रेशर था कि हाँ हमारा देश है, आप राजा रह चुके हो, आपको करना चाहिए। फिर उनके फैमिली के साइड से भी यही प्रेशर आने लगा। एंड फिर उसके बाद में लोगों ने ये कह दिया कि ठीक है, अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं इसमें तो आप होगे हमारे नए राजा। ठीक है, तो इस वाले फोर्स में आकर के उन्होंने साइन वाइन कर दिया, उन्होंने लेटर वेटर लिख दिया। ये सब मैं पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, जस्ट मैं एक बार क्विक रिविजन करवा रही थी। सो मैं ये बता रही थी कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए चाहिए होता है कॉन्फिडेंस एंड करेज। और अगर आपका लीडर इफेक्टिव नहीं है तो आपके में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे इन्होंने ये अनाउंस किया कि इसकी लीडरशिप मैं ले रहा हूँ, तो सारे जितने भी सिविलियंस थे, पीजेंट्स थे, ज़मींदार थे, सब में ना एक काइंड ऑफ, यू कैन से, करेज वगैरह आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, तो मुगल एम्परर हमारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये ना रिबेलियन वहीं से स्प्रेड होता गया, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। ठीक है, अभी हम जानेंगे, जस्ट अ मिनट गाइस, या अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्रिटिशर्स को दिल्ली से बाहर निकालने के बाद में ऑलमोस्ट 1 वीक लगे थे इस वाले न्यूज़ को स्प्रेड होने में कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोई मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई मोबाइल फ़ोन था ना कुछ। आप कैसे बताओगे, आप आज के टाइम पे आप कॉल करके बोल दोगे कि हाँ हमारे घर में ये चल रहा है, उस टाइम पे कैसे बताओगे। तो ऑलमोस्ट 1 वीक लग गया इस वाले न्यूज़ को स्प्रेड होने में कि हाँ ये चल रहा है हमारी कंट्री में, आपको भी पार्टिसिपेट करना है। और फिर लोगों ने बहुत फ़ायदा भी उठाया था इस रिबेलियन का। ठीक है, अगर कोई एक बंदा अगर कोई लड़ाई लड़ रहा होता तो कोई फ़ायदा नहीं उठाता, बट वो पूरे सिविलियंस थे ना, तो जितने भी उस टाइम पे लोकल पीपल थे, टाउन्स के, विलेजेस के, वो सारे के सारे रिबेलियन में आ गए। जितने भी लोकल लीडर्स हुआ करते थे, ज़मींदार थे, चीफ्स थे। अब बोलोगे कि ज़मींदार क्यों आए, क्योंकि वो लोग तो खुश हुआ करते थे। देखो, बात करें अगर हम ज़मींदार की, तो स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ कि जो परमानेंट सेटलमेंट आया था, ठीक है, उसमें कुछ कुछ बेनिफिट हो रहा था ज़मींदार का स्टार्टिंग में। बट क्या आपको लगता है कि अंग्रेज़ कभी खुद के सिवाय दूसरे का बेनिफिट करने को रेडी होंगे? कभी नहीं। तो ऐसा ही कुछ हो रखा था उस टाइम पे। स्टार्टिंग में बेनिफिट हुआ, बट जैसे ही वो, नॉट गवर्नमेंट, जैसे अंग्रेज़ों को पता लगा कि प्रॉफिट इनका हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हम लॉस में जा रहे हैं, हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं ये, उन्होंने, मैंने बता भी रखा था आई थिंक चैप्टर 2 और 3 में, कि उन्होंने सिस्टम में ही चेंजिंग ला दिए थे। वो सेटलमेंट उन्होंने बंद कर दिया, उसकी जगह पे नया सेटलमेंट लेके आए थे। एंड वन मोर थिंग इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ज़मींदार खुश है तो पूरे भारत के ज़मींदार खुश हैं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो रखा था। बहुत सारे उनसे नाखुश भी थे, बहुत सारे क्या, सारे के सारे नाखुश थे। तो ये रिबेलियन स्प्रेड हुआ दिल्ली में, कानपुर में एंड लखनऊ में। बात करें अगर नाना साहेब की, तो क्योंकि लोकल लीडर्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था एक बार, और मैं एक बार बता देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा उससे अलग जानेंगे। नाना साहब के बारे में बात करें तो ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, जो कि कानपुर के पास रहते थे। तो इन्होंने अपने आर्म जो फोर्सेस थे उनको गैदर किया। ठीक है, और
ब्रिटिश गार्जियन को उस सिटी से बाहर फेंक दिया निकाल के। तो बाद में उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि हाँ मैं पेशवा हूँ। उन्होंने अपने आप मतलब अपने आप को उन्होंने प्रोक्लेम किया कि मैं पेशवा हूँ, और फिर बाद में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैं गवर्नर रह चुका हूँ अंडर द एम्परर बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं पेशवा हुआ। ऐसा ही कुछ हो रखा था लखनऊ में वाजिद अली शाह के डिपोज नवाब थे, मतलब डिपोज सन थे, जिसका नाम था बिरजिस कद्र। ठीक है, तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रखा था। तो उन्होंने भी ना अपने आप को ये प्रोक्लेम किया कि मैं यहाँ का नवाब हूँ, अब ब्रिटिश अथॉरिटी ख़त्म, जो चलेगा जो हम बोलेंगे वही होगा, अब यहाँ पे कोई अंग्रेज का राज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो रखा था उस टाइम पे। और जिनकी मम्मी थी ना, बेगम हजरत महल नाम था उनकी मम्मी का, तो मतलब इनकी मदर का, ऑफकोर्स मम्मी एंड मदर एक ही है। तो उन्होंने भी इस वाले रिवॉल्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। ओके, उसके बाद हम जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं। देखो, ऐसा नहीं था कि इंडियन हिस्ट्री में एक ही विमेन थी रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ाई कर रही थी। बहुत सारे ऐसे विमेन्स थी जिनको हम जानते नहीं हैं। ठीक है, बट हाँ इनको जानते हैं। तो इन्होंने भी झांसी से रेबल करना स्टार्ट किया था। उसके बाद तांतिया टोपे थे, वो तो नाना साहब के एक जनरल हुआ करते थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के मंडला वाले रीजन से उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया था। उसके बाद एक और विमेन की बात करें तो रानी अवंतीबाई लोधी थी, वो रामगढ़ में एक्टिव थी। ठीक है, उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रांग स्टेप्स लिए ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकने में, निकाल के मतलब बाहर करने में। ओके, स्टार्टिंग में ऐसा लगा ना इनको, इन अंग्रेज़ों को, कि हम यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि आप ऐसे समझो, इतनी ज़्यादा ये रिबेलियन स्प्रेड हुआ था, इतना ये डेंजरस हो रखा था उस टाइम पे, कि आप इसको ऐसे समझ लो। 6 अगस्त 1857 को एक लेफ्टिनेंट थे, कोलोनल टिटलर नाम था इनका। इन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को ये एक्सप्रेस करते हुए एक लेटर लिखा था कि जितने भी ज़मींदार हैं वो हमारे खिलाफ हो गए हैं, जितने भी मेंस हैं, जितने भी सिविलियंस हैं, वो सब इकट्ठे आ गए हैं, हम लोग का रहना मुश्किल हो रहा है। काइंड ऑफ दैट उनके लेटर से साफ साफ पता चल रहा था कि वो लोग कितने डरे हुए हैं और उनकी अथॉरिटी अब है डेंजर में। ओके, आप ऐसे पता कर सकते हो कि ये लोग किस हद तक का डरे हुए थे। तो उसके बाद में ना बहुत सारे नए नए लीडर्स भी आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल अहमदुल्ला शाह आए थे, एक मौलवी थे ये फैज़ाबाद के। तो इन्होंने ना ये भविष्यवाणी कर दी थी पहले ही कि जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म होने वाला है, जल्द ही हम लोग इनसे छुटकारा पा लेंगे, हमारा देश जल्दी ही आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, और मतलब इन्होंने ऐसा ना, एक होता है ना कि साधु संत रह चुके हैं तो जो बोलेंगे लोग उनको मान लेंगे, एंड कुछ ऑर्थोडॉक्स वाले लोग थे ही जो उनको मानते थे। ठीक है, तो ऐसा वाला हो रखा था। फिर उसके बाद बख्त खान भी एक सोल्डर थे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। बरेली में ये एक्टिव थे। ठीक है, उसके बाद में ये की मिलिट्री लीडर बने थे उस रिबेलियन के। उसके बाद में कुंवर सिंह भी थे, जो कि एक ओल्ड ज़मींदार थे बिहार के। इन्होंने भी रिबेलियन को ज्वाइन किया था। ठीक है, एंड इन्होंने भी लड़ाई लड़ चुके हैं ये काफ़ी ज़्यादा। बट ये सब चीज़ें होने के बाद में कंपनी को वापस तो आना ही था, हेंस कंपनी वापस आई भी। ठीक है, ये रहा ये वाला पीपीटी। ओके, सो कंपनी को वापस आना था, कंपनी कहीं गई नहीं थी। कहने का मेरा मतलब है कि कंपनी को वैसे अपने जो उनकी अथॉरिटी थी, जो वो चैलेंज हो रही थी, उनको तो वापस लेके आना था सही तरीके से। ठीक है, तो द कंपनी फाइट्स बैक। देखते हैं कैसे इन्होंने किया। तो सबसे पहले इन्होंने रेनफोर्समेंट मंगाई इंग्लैंड से। क्यों? क्योंकि जितने भी सिपॉयज़ थे वो तो हमारी साइड थे, वो तो इनके अगेंस्ट हो गए थे। तो अब ये करें तो करें क्या, क्योंकि बच्चे तो है नहीं कुछ भी। ठीक है, तो जितने भी ये इन्होंने कंपनी ने ना इंग्लैंड से रेनफोर्समेंट मंगाई। ठीक है, नए नए लॉज पास किए कि जितने भी ये रिबल्स हैं इनको कन्विक्ट किया जा सके आसानी से। हम इनको पकड़ लेंगे ना तो हम इनको कन्विक्ट कर देंगे। ठीक है, जितने भी स्टॉर्म सेंटर्स हैं, मेन सेंटर्स हैं ना इस रिवॉल्ट के, वो उसको हम तोड़ के रख देंगे। ठीक है, जो भी अभी यूनिटी है वो सब खत्म हो जाएगी एक टाइम पे। तो ऐसे करते करते उन्होंने कोशिश करते करते जो इंग्लैंड से इन्होंने रीइंफोर्समेंट मंगाई थी, उसके दम पे इन्होंने सितंबर 1857 में दिल्ली को इन्होंने रिकैप्चर कर लिया। ठीक है, और जो लास्ट एम्परर थे ना बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, उनको ट्राई किया गया कोर्ट में एंड उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, कि अब ज़िंदगी भर रहो जेल में, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो और उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल, इनको रंगून के एक जेल में भेज दिया गया अक्टूबर 1858 में, जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाती है उसी जेल में नवंबर 1862 में। ओके, बट जब उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया ना, तो इसका ये मतलब नहीं था कि रिबेलियन मतलब ख़त्म ही हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ इम्पैक्ट पड़े, बट उससे क्या हुआ ना कि लोग और भी ज़्यादा रेबल करने लगे। ठीक है,
अब उनके पास, अब उनको कौन ही जाके बताएगा कि नहीं अब मत करो, अब वापस से ये लोग रिकैप्चर कर लेंगे अपनी पावर को। बट स्टिल लोगों के अंदर वो करेज आई थिंक उस टाइम तक भी रहा होगा, तभी इन लोगों ने ऐसा किया होगा। तो उसके बाद भी जब दिल्ली का रिकैप्चर हुआ ना, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स को 2 साल लग गए इस पूरे रिबेलियन को सप्रेस करने में, ठीक है। लखनऊ को इन्होंने 1858 मतलब मार्च 1858 में इन्होंने टेक ओवर किया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने हरा दिया एंड उनको, उनकी भी डेथ हो गई थी लड़ते लड़ते ही जून 1858 में। ऐसे ही सिमिलर है कहानी रानी अवंतीबाई की, जो कि मैंने अभी बता रखा था कहाँ पे ये एक्टिव थी, रामगढ़ में एक्टिव थी, ठीक है। तांगे तोपे ने क्या किया, वो जंगल्स में चले गए, ठीक है, वहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर इन्होंने चालू रखा। बट बाद में उनको भी कैप्चर करके उनको भी मार दिया गया 1859 में, ओके। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि जो ये अंग्रेज़ थे ना, ये सब रिबेलियन सप्रेस करने के बाद में जो हमारे जो लोकल लैंड होल्डर्स थे, जो कि ज़मींदार थे, उनका ना इन्होंने ट्रस्ट पाने की वापस से बहुत कोशिश करी थी। इन्होंने साफ साफ कह दिया था, देखो जिन्होंने बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जो हम इंडियन सिपाहीज का साथ नहीं दिए थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो जिसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। आप आगे जाके पढ़ोगे कौन कौन थे, क्यों दिया, देवर सेवरल रीजन्स फॉर दैट, ओके, डोंट वरी। बस अभी के लिए इतना जानो कि कुछ लोग थे ऐसे, कुछ लोग नहीं, कुछ रजवाड़े भी ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, हमारा नहीं दिया था उस टाइम पे। उसके लिए रीजंस हैं, आगे बताएंगे उसके बारे में, ओके। तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो रखी थी, उसके बाद में जो ये ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी थी लास्ट टाइम तक कि इनका हम ट्रस्ट जीत पाएँ, जो हमारे जो लोकल ज़मींदार हैं। अब क्योंकि अगर सबको मार देंगे तो फिर खुद कैसे रहेंगे, खुद के लिए भी तो अथॉरिटी चाहिए ना कुछ रूल करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि अगर आपने किसी वाइट मतलब गोरे लोगों को नहीं मारा है, वाइट पीपल को अगर नहीं मारा है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, हम आपका सपोर्ट करेंगे। आपको आपके जो ट्रेडिशनल राइट्स है ना लैंड पर, वो आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ मतलब नॉर्मल से स्टेप्स दे करके ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हम इनकी लॉयल्टी वापस से जीत पाएँ, ठीक है। इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर आपने किसी भी अंग्रेज़ पे हाथ नहीं उठाया, अगर आपने किसी भी अंग्रेज़ को नहीं मारा है, तो आप सेफ़ रहेंगे। जो भी आपके राइट्स हैं, जो भी आपके आप क्लेम करते हो अपने लैंड राइट पे, वो डिनाई हम नहीं करेंगे, आपको वो दे दिया जाएगा, ठीक है। बट बहुत सारे सिपाहीज थे, बहुत सारे रिबल्स थे, बहुत सारे नवाब थे और बहुत सारे राजा लोग भी थे जिनको ट्राई किया गया, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ओके। अच्छा, इसके रिजल्ट भी ना बहुत अच्छे खासे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा इकलौता रिवॉल्ट था जिसके बाद में ना बहुत ही अलग टाइप के इसके आउटकम्स आए हैं, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। सो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में इनको लग गए 2 साल, ठीक है। 1857 में हो रखा था, तो बाय द एंड ऑफ 1859 इन्होंने मतलब उस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया था। बाद में हाँ सप्रेस कर दिया था, बट उसके बाद क्या हुआ ना कि वो जो सेम पॉलिसीज़ थी इनकी, उसको वो कैरी आउट नहीं कर पाए, ठीक है, उसको वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो इन्होंने ना बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए। सबसे एक मेन चेंज हुआ था यहाँ पे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ना एक न्यू एक्ट पास किया 1858 में, एंड उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रह के ट्रेड कर रही थी ना, तो बेसिकली तो उस टाइम पे वही थी ना जो कुछ भी थी हमारी, मतलब कॉन्कर करना, ये सब करना, तो रूल तो वही कर रहे थे हमारे पे। तो जो 1858 में जो एक्ट पास हुआ ना, वो उसने ना सारे पावर्स को ट्रांसफ़र कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, मतलब डायरेक्टली ब्रिटेन के कंट्रोल में हमारा इंडिया है वो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में वहाँ पे एक ब्रिटिश कैबिनेट ने ना मतलब एक सेक्रेटरी इन्होंने अपॉइंट किया। सेक्रेटरी इन द सेंस कि उन्होंने एक मेंबर को अपॉइंट किया, ठीक है, जो ब्रिटिश कैबिनेट से होगा, और उसको इंडिया में कहा जाएगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और ये जो ब्रिटिश कैबिनेट का जो वो मेंबर है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा सारे मैटर्स के लिए, जितने भी मैटर्स हो रहे हैं इंडिया में, गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं इंडिया में, वो जो ब्रिटिश कैबिनेट का वो मेंबर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो ये ब्रिटिश कैबिनेट का जो ये मेंबर है, उसको एक काउंसिल दी जाएगी, मतलब 2-3 लोग उसके साथ और रहेंगे उसको एडवाइस करने के लिए। नहीं समझे, कोई बात नहीं, रुको। देखो, एक एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी पावर, उनकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, कि अब आपका कोई पावर नहीं है, अब इंडिया डायरेक्टली हमारे अंडर कंट्रोल है ब्रिटेन के, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि इन्होंने कहा कि एक मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा जो कि इंडिया में हो रहे जितने भी गवर्नेंस रिलेटेड मैटर हैं वो उसको देखेगा, उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। वो मेंबर कौन होगा? वो मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, और उसके साथ 2-3 लोग की और काउंसिल दी जाएगी, ठीक है। एक स्पेसिफिक नंबर है, डोंट वरी अबाउट दैट।
ठीक है, उसको एक काउंसिल दी जाएगी जो कि उसको एड एंड एडवाइस करेगी। अगर कोई चीज़ों में मतलब अगर कमी आ गई, कोई एडवाइस चाहिए होगा तो वो उसको एडवाइस करेगी। ठीक है, और ये इसको किस नाम से जानेंगे इंडिया में, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, दूसरा ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे ना इंडिया के, उनको टाइटल दिया गया वाइस रॉय का। ओके, फिर उसके बाद मतलब वॉइसरॉय मतलब पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। ठीक है, सिंपल सिंपल से अगर मैं बात बोलूँ ना, तो इंडिया आ गया डायरेक्ट कंट्रोल में किसके, ब्रिटेन के। उसके बाद में अगर मैं सिंपल से और एक और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली किसने, ब्रिटेन ने। ओके, सेकेंड थिंग वॉज दैट कि मैंने अभी जैसे 1857 से पहले क्या हो रहा था, ये लोग कॉन्कर कर रहे थे, फिर रूल कर रहे थे, मार रहे थे, ये सब चीज़ें हो रही थी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, मतलब जैसे ही ये सब चीज़ें हुई 1859 में उनका पावर आ गया, इन्होंने एक्ट वैक्ट पास किया। तो उस एक्ट में ये भी था कि अब हम कॉन्केस्ट नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप जो भी यहाँ के राजा हो आप रहो, अपने जो अडॉप्टेड सन्स हैं या फिर कुछ भी है आपका, आप उनको अपनी गद्दी पे बैठा सकते हो, बट शर्त ये है कि वो हमारे अंडर में होने चाहिए, वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में होने चाहिए। आपका जो मन हो वो आप करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको कभी किसी चीज़ से थी भी नहीं एक्चुअली, इनको बस टैक्सेस चाहिए था, पैसे से मतलब था। उसके बाद आपको आप मर रहे हो ना, इनको वो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ओके, उसके बाद आर्मी में भी रिफॉर्म किया गया। पहले क्या हुआ करता था आर्मी में कि जितने भी लोग थे ना वो इंडियन में नहीं, मतलब यूरोपियंस भी थे, बट इंडियन के कंपैरिजन में देखा जाए ना तो यूरोपियंस कम थे। जितने भी आर्टिलरीज थी, एमुनेशंस थे, वो इंडियन के पास ही रहते थे। तभी तो ये रिवॉल्ट हुआ था ना। अगर इंडियन के पास कुछ रहता ही नहीं तो ये रिवॉल्ट हुआ कहाँ से होता, नहीं हुआ होता ना। उसके बाद में इन्होंने ना आर्मी में भी अपने रिफॉर्म किए कि अब मतलब स्पेशली जो जो उस रिवॉल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ना, उन सारों को हटा दिया जाएगा और हम वापस से उसका जो प्रपोर्शन है, उसका जो रेशियो है हमारी आर्मी का, वो हम वापस से डिसाइड करेंगे। ओके, तो पहले इंडियंस ज़्यादा थे, अभी यूरोपियंस ज़्यादा हैं। और अगर इंडियंस ज़्यादा है भी ना तो उनके पास कोई गन्स, कोई एम्यूनेशंस, कोई आर्टिलरी वगैरह कुछ नहीं होता था। ठीक है, मतलब सब कुछ था अब यूरोपियन कमांडर्स के हाथ में, एक ये हो रखा था। फिर उसके बाद में ना सिंपैथेटिक पॉलिसी लेकर के आए टुवर्ड्स द स्टेट। पहले ये लोग ना पता नहीं क्या क्या ये लोग अपने हिसाब से किया करते थे। ठीक है, कॉन्केस्ट वगैरह, फिर जो सोशल रिफॉर्म कर रहे थे ये लोग की सती प्रथा को बैन करना, विडो रीमैरिज, ये सब। हाँ, ये सब चीज़ें अच्छी थी। ठीक है, अच्छी थी ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि बुरी थी। बट उस टाइम पे कुछ ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के लोग थे ना जिनको ये पसंद नहीं आ रही थी, तो इन्होंने कहा कि अब ये सब बंद कर दो, इनको जो करना है करने दो। तो वो लोग ना हमें बैकवर्ड ट्रीट करते थे। ठीक है, तो नो मैटर वॉट, बट स्टिल हमें बैकवर्ड ट्रीट करते थे वो लोग। तो इन लोगों ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, ये लोग जैसे हैं वैसे इनको छोड़ दो, हमें इन लोगों की पॉलिसीज से कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपना हमारे टैक्स से मतलब है। ठीक है, उसके बाद में ना इसकी एक और इम्पैक्ट हुआ था, बहुत ही डेंजरस था। वो था ना, नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई थी लोगों के अंदर। तो लोगों को ना ये समझ में आ गया था कि हाँ, अगर इतना कुछ हम कर सकते हैं, अगर इतने कम टाइम में बिना किसी इफेक्टिव लीडरशिप के। ऑफ कोर्स बहादुर शाह जफर लीडर बढ़िया थे, बट उनका मन नहीं था, तो वो उनको किसी भी एंगल से उनको वो नहीं कहा जा सकता कि वो कैपेबल थे अब लड़ने के। बट स्टिल इन लोगों को ये समझ में आ गया था, कुछ सेक्शन ऑफ जो पीपल थे उनको ये समझ में आ गया था कि अगर इतना करके हम लोग ये सब कर सकते हैं ना, तो आगे भी अगर पूरा इंडिया अगर एक हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुआ था। ठीक है, मैंने मैप में दिखा रखा था कहाँ कहाँ हुआ था, इफ़ नाम याद वाद हो कमेंट में बता दो मुझे। तो सब इन लोग को समझ में आया था कि अगर छोटे से पार्ट में अगर हम लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं तो इतना डेंजरस हंगामा हो रहा है, अगर पूरा ऑल ओवर इंडिया, एंटायर इंडिया हमारा एक हो जाए तो उसके बाद हम इन अंग्रेज़ों को बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। ठीक है, फिर 1861 मतलब एक ये टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, अब इसमें तो नहीं है बट मैं बता देती हूँ बिकॉज ये भी इसके आउटकम में ही है, तो मैं बता देती हूँ। एनैक्टमेंट ऑफ 1861 एडी एक्ट। ठीक है, ये एक एक्ट था। ठीक है, इसको वापस से, इसमें भी कुछ रिफॉर्मेशन लाई गई, इसमें भी कुछ नई नई चीज़ें ऐड करी गई। तो इन लोगों को ये लगा ना कि इन इंडियंस के लिए है तो ये बैकवर्ड, अब इनके लिए छोटा सा भी ना कुछ काम कर दो तो ये उसको बहुत ही बड़ा समझेंगे, एंड ये लोग समझाते भी वैसे ही थे। तो जब इस वाले एक्ट को ये लोग लेकर के आए ना, तो इस वाले एक्ट के थ्रू पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस को भी, जो उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो उस टाइम की लॉ मेकिंग प्रोसेस थी, उनमें पार्टिसिपेशन दिया गया इंडियंस को भी। ठीक है, तो ये एक अच्छी वाली चीज़ हुई। अभी के लिए ना बस इतना ही जानो कि इतना ही सारे चेंजेस हो रखे थे। मैंने इन शॉर्ट में ना मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। उसके बाद में जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जो ज़मींदार थे, उनके जितने भी लैंड राइट हुआ करते थे ना, इन्होंने वो भी कह दिया कि ठीक है आप अपना लैंड वैंड रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस टैक्स, और वो आपको देना पड़ेगा टाइम टाइम पे। ठीक है, और हाँ ऑफकोर्स टेंशंस जो थे ना ब्रिटेन और
हमारे इंडियन पीपल में, वो तो बढ़ ही रहे थे, वो टेंशन कम नहीं होने वाले हैं। एक ट्रस्ट इशू भी हो गया था कि ब्रिटेन वालों को ना ये समझ में आ गया था कि अगर ये एक बार ऐसा कर सकते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। तो इन जो जितने भी ये लोग लॉज लेकर के आए थे ना, वो सबके सब उसी अकॉर्डिंग लेकर के आए थे कि अगर वापस से अब कुछ होता है तो हम उसको यू कैन से कंट्रोल में ला सके, हम उसको कंट्रोल कर सके, वापस ऐसे कोई नौबत ना आए। ठीक है गाइस, इसका एक और पार्ट आएगा, जस्ट वो बहुत ही छोटा पार्ट होगा। आई थिंक सो मैं कोशिश करूँगी कि वो 10 और 15 मिनट्स में हो जाए। एक अपराइजिंग था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, द खुर्दा अपराइजिंग। ठीक है, तो मैं उसको वो नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगी। यहाँ पे ये वाला चैप्टर आपको ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ था नहीं, बस रिवॉल्ट ऑफ 1857 में था ये। रीजंस बहुत सारे मैंने बता रखे थे पिछले वाले वीडियो में। रिवॉल्ट में हुआ क्या एक्चुअली वो भी मैंने बता रखा था। उसके बाद उसके आउटकम्स क्या क्या आए वो भी मैंने बताया अभी इस वाले वीडियो में। वो स्प्रेड कैसे हुआ वो भी मैंने बताया। बस आपको ये 4 टॉपिक्स हैं, ये यहीं से कवर करने हैं। एंड ऐसा नहीं था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले कभी कोई रिवॉल्ट हुआ ही नहीं, हुआ। बट ये इसलिए इतना फेमस है बिकॉज इसमें बहादुर शाह जफ़र थे, मुगल डायनेस्टी, काफ़ी अच्छा खासा नेम हुआ करता था, तो वो यहाँ पे था, इस वजह से इसका ये बहुत ही फेमस रिवॉल्ट हुआ करता है। ठीक है, सो लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन। जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब अटेम्प्ट देना है, 5 ईयर्स आगे जाके देना है या फिर 23 वाला देना है, एक बार कॉन्टैक्ट कर लो, मे बी आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, सो यहाँ पे वाला चैप्टर खत्म होता है। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, बाय।